अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम दादा शाहरुख एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आज जो मैंने मेंटल हेल्थ क्वेश्चंस के ना आप लोगों को जवाब देने हैं। मैंने पूछे थे अपने फेसबुक पेज पे भी पूछे थे और जनरल मैंने लोगों को कांटेक्ट करके भी पूछे थे कि मेंटल हेल्थ क्वेश्चन बताएं जो वो पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो निकला था, मतलब सबसे पहला तो नहीं, बीच में आया था, मैंने इसको ऑर्गेनाइज भी कर दिया। तो वो सब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज साइकोलॉजी। का साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी जो है आपकी स्टडी ऑफ ब्रेन बिहेवियर होता है। इन शॉर्ट वर्ड्स बोलो तो मेंटल हेल्थ को हम स्टडी कर रहे होते हैं। और इसमें हम माइंड को, जो हमारा जहन होता है, जहनी से है तो जहन को हम स्टडी कर रहे होते हैं। खाली ह्यूमंस की नहीं, इंसानों की नहीं, हम इसमें जानवरों को भी पढ़ते हैं और डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स को तो नहीं, मतलब जो लिविंग होती हैं स्पेशली उनके हम ब्रेन एंड बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, जिसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं और डिफरेंट स्पीशीज़ भी आ जाती हैं। और सेकंड जो है क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्रस्ट्रेशन एंगर मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो टेंट्रम्स एंड स्टबर्न। तो आजकल बच्चों में, मतलब पहले भी होते थे, मतलब आजकल स्पेशली बच्चों में बहुत फ्रस्ट्रेशन एंगर आ रहा है और जो है टेंट्रम स्टबर्न तो आ ही रहा है। तो उससे पहले आपको, सबसे पहले कोई भी आपको इशू हो, आपने कॉज को सबसे पहले पहचानना है। कॉज को आपने सबसे पहले ढूंढना है कि किस वजह से आ रहा है। चाहे आप ABC मॉडल यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, ABC आप यूज़ कर लो, बेसलाइन चार्ट्स यूज़ करो। उसमें होता है कि आप पहले ट्रिगर्स देखो। जैसे मैंने एंगर मैनेजमेंट वाली वीडियो में भी बात की, अपने ट्रिगर्स देखो कि बच्चे को किस वजह से आ रहा है, फिर उस पर आप बात करो। कभी कभी सिबलिंग राइवलरी भी आ रही होती है। कभी बच्चों में, आजकल बच्चों में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि या तो वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, जैसे मैंने अपने थीसिस में भी स्टडी किया था। ओवर प्रोटेक्टिव जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा इस तरह के इशूज़ आ जाते हैं। तो आपने अपनी पेरेंटिंग भी देखनी है और आपने ये भी देखना है कि किस तरह की पेरेंटिंग है, क्यों आ रहा है आपको ये सब कुछ। और कुछ होता है इमिटेशन, या वो जिसको हम वाइकेरियस लर्निंग भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं। कुछ होता है कि हम पेरेंट्स और अपने फैमिली मेम्बर से भी लर्न करते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स में पेरेंट्स गुस्से वाले हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, या उनका इस तरह का कोई बिहेवियर है तो वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं। हम समझते हैं कि नहीं, बच्चे नहीं अडॉप्ट कर रहे, या आप उनको बहुत ज़्यादा डांट टपट कर रहे हो उनके साथ घर में। ये मैं लोगों को भी कहता रहता हूँ, लोग इसमें माइंड भी कर जाते हैं कि अगर आप खुद बड़ों से लड़ रहे हो, अपने माँ बाप से लड़ रहे हो, पेरेंट्स जो है अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं या किसी और से उनके सामने लड़ रहे हैं, तो बच्चे भी ये लर्न करेंगे और उनको भी आप बहुत अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने उनके ऊपर निकाल रहे हैं। तो इसमें जो मैनेजमेंट होगी वो होगी, वेरी करेगी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम या बच्चे टू बच्चे में, किस वजह से। आप बिहेवियर रिडक्शन की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। पॉजिटिव आप यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हो। नेगेटिव को ज़्यादा अवॉइड कर लो, पर करनी है तो कर लो। पनिशमेंट आप कम से कम यूज़ करो, पर कभी कभी यूज़ करो, पर नेगेटिव पनिशमेंट ज़्यादा अच्छी होती है। फिर आप बच्चे के, हम इमोशनल रेगुलेशन पे भी काम करते हैं। बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन नहीं आती होती, तो उस वजह से भी होता है कि बच्चों को सिर्फ एक ही पता होता है, क्या तो गुस्सा पता होता है या क्राइम बिहेवियर पता होता है, तो वही उन्होंने लर्न किया होता है। तो उनको खुशी गमी कुछ भी अपनी बात पॉइंट आउट करनी हो तो वो। और पेरेंटिंग की, जैसे मैं बात की, पेरेंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसा बिहेवियर अपने बच्चों के साथ या इर्द गिर्द लोगों के साथ रखोगे, बच्चे भी वही लर्न करेंगे। तो इन पे मैं, इन टॉपिक्स में से जो जो आपको चाहिए होंगे, मैं उन पर डिटेल वीडियो भी बना लूँगा। अभी वीडियो लंबी हो रही है और भी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं भी टू द पॉइंट आंसर दूँगा। फिर किसी ने पूछा है कि वाई पीपल फेस डिप्रेशन। तो डिप्रेशन तो टाइम टू टाइम चलता रहता है, मतलब कि मतलब कि हर टाइम में होता ही है डिप्रेशन। पर आजकल बात सही है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ गया है, बच्चों में भी बढ़ गया है, बड़ों में तो होता ही है ये आजकल, और बहुत बढ़ता जा रहा है हर किसी को। तो जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो आपने देखी है कि नहीं, वो मिसकंसेप्शंस वाली वीडियो देखना, कि कभी कभी हमारा इशू कुछ और होता है, हम सैडनेस को, फ्रस्ट्रेशन को और चीज़ों को हम डिप्रेशन कह देते हैं। पर वैसे अगर हम बात करें तो डिप्रेशन बहुत आजकल बढ़ रहा है। उसकी बहुत सी वजह, हमारा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, हमारा जो है कांस्टेंट कंपैरिजन हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमारे मुल्क के हालात, पाकिस्तान के, आप कहीं और भी हो तो आजकल बाहर के मुल्कों में भी हालात इतने, जॉब मार्केट नहीं है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा, या आपके बहुत जैसे आजकल डिवोर्स रेट्स चल रहे हैं, ओवरऑल सारी सिचुएशन, लाइफ चैलेंजेस, लोगों के एंड्स मीट नहीं हो रहे, तो डिप्रेशन बढ़ रहा है और एंग्जाइटी भी साथ साथ बढ़ जाती है।
फिर किसी ने पूछा था सफरिंग इंसोम्निया, तो मुझे इसका पूरा समझ नहीं आया कि वो क्या पूछना चाह रहा है। वो ये पूछना चाह मैंने खुद ही इसको लैबोरेट कर लिया कि मैं इंसोम्निया को बता दूँ और रीजन थोड़ा बहुत मैनेजमेंट। तो इंसोम्निया होता है कि इट्स एक कंडीशन होती है कि जिसमें आपको नींद की कमी हो जाती है। हाइपरसोम्निया होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो इसके अगर हम कॉजेज और रीजंस की बात करें तो बहुत से होते हैं। कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशन भी हो सकती हैं जिस वजह से आपको इंसोम्निया आ रहा है। जैसे डिप्रेशन में भी बहुत नींद भी आती है, कभी कभी नहीं भी आती। एंग्जाइटी या बहुत आप कभी कभी आप स्ट्रेस में भी हो तो आप ज़्यादा सोने लग जाते हो, पर आपकी नींद उड़ भी जाती है। या आपको ओल्ड एज में तो ये होता ही होता है। पर आजकल है जैसे हमारा शेड्यूल हमारा इस तरह हो गया कि हम रातों को काम कर रहे हैं, वैसे ही हम जाग रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हमारे काम भी यही है। तो हमारा सर्कैडियन रिदम जो होता है, एक जो गॉड ने भी बनाया हुआ है, तो वो हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। हम रातों को जाग रहे हैं, सुबह को सो रहे हैं, तो हमारा साइकिल ख़राब हो जाता है, जिस वजह से हमें नींद की कमी भी हो जाती है। और रीजन तो बहुत हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से हम जागे हुए हैं, हमें नींद ही नहीं आ रही, एक्सेट्रा। और बहुत से ये इश्यूज़ हो जाते हैं। इनकी मैनेजमेंट आपको जो भी है, मैं आपको एक मैनेजमेंट नहीं बता सकता क्योंकि इसका है बहुत, आपको डिफरेंट मैनेजमेंट होगी। जैसे अगर ओवर थिंकिंग से भी इसको हम रिलेट करें, ओवर थिंकिंग भी बहुत बढ़ जाती है इसमें। क्या नाम है, अगर हमें नींद नहीं आ रही तो अगर हम जागे हुए हैं तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या वैसे हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उस वजह से इंसोम्निया हो रहा है, नींद की कमी हो रही है। तो ओवर थिंकिंग को हमें टैकल करना है। ओवर थिंकिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप मेरे चैनल पर देख लेना। तो वो उसमें मैंने ओवर थिंकिंग की बात की है कि आप कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। सीबीटी की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं हमें जो कंट्रोल करना होता है। हम डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। फिर आ जाता है, हाँ कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपको कोई बीमारी भी हो तो उस वजह से भी आपको हो जाता है कि आपको नींद की कमी हो जाए, और ओल्ड एज में तो ये होता ही है। फिर इसके लिए हम आपको, जैसे हमें काम हम भी करते रहते हैं एप्लीकेशन के साथ, तो हम उनको स्लीप हाइजीन भी सिखाते हैं, जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। मतलब स्लीप और इंसोम्निया पे वीडियो बनाऊंगा। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ पीपल। हाँ किसी ने पूछा कि मेंटल हेल्थ की दैनिक सेहत के क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करता रहता हूँ और भी लोग करते रहते हैं, पर मैं तो अपने चैनल में और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस बारे में बात करता रहता हूँ। तो अच्छा, आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, उसमें आप मुझे फॉलो करें। वहाँ पे भी मैं मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ और डे टू डे लाइफ भी शेयर करता हूँ, ज़्यादा मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ। तो यहाँ पे आप ज़रूर मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम में। और ये मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, दिस इज़ माई नंबर। व्हाट्सएप पे आप मोस्टली मुझे कांटेक्ट करें इफ़ यू वांट सेशंस। और प्लीज़ आप रैंडम बातें ना किया करें कि मेरे फ़ोन पे बात कर लो या जल्दी से कोई मशवरा दे दो। आप प्लीज़ सेशन बुक कराया करें, फिर ही बात किया करें। तो दिस इज़ माई फ़ोन नंबर एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, साइकोलॉजी वाला। और चैनल तो आप देख ही रहे हैं। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ की, लोग जो होते हैं आजकल मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। आजकल बहुत मतलब बढ़ गई है अवेयरनेस, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में भी बढ़ गई है और ओवरऑल भी बढ़ गई है मेंटल, स्पेशली कोविड के बाद। तो हम जैसे अपनी में बात करते हैं तो हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, ज़हनी सेहत को हम प्रायोरिटी देते हैं, उसको हम तवज्जो देते हैं, तो हमें इसको भी देना चाहिए। और जो है हमें क्या कहना चाहिए, इस पे भी बात करनी चाहिए। जैसे हमें कोई फ़िज़िकल इशू होता है तो उसके लिए हम कहते हैं वो जल्दी क्यों ठीक हो जाता है, इसलिए होता है कि हम उसको जाके ट्रीट करवाते हैं उसके लिए, या हम रेस्ट करते हैं। तो मेंटल हेल्थ में भी ये होता है कि जब तक आप इलाज नहीं कराओगे या उसके बारे में कुछ करोगे नहीं, तो आप कैसे ठीक होगे। तो हमारी बॉडी और माइंड जो है, ज़हन और हमारा जिस्म, ये आपस में कनेक्टेड है। ब्रेन पार्ट्स जैसे आपने अगर पढ़ा हो, या वो हमारे बॉडी से भी कनेक्टेड होते हैं। तो हमारी अगर मेंटल हेल्थ में कोई इशू होगा या ब्रेन में, तो हमारी बॉडी का भी, फिजिकल हेल्थ का भी इफेक्ट करेगा। तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ को भी तवज्जो देनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए प्रोफेशनल्स को, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट को, एक्सेट्रा, जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, काउंसलर्स को। आई नो सर्विसेज महंगी होती हैं, पर कुछ फ्री सर्विसेज भी होते हैं, या मैं इस बारे में बाद में बात करूँगा। बट डू गिव प्रायोरिटी टू योर मेंटल हेल्थ। फिर जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन इम्प्रूविंग। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश उर्दू में भी थे, वो मैं इंग्लिश में लिखते हैं, मैं इसको उर्दू में भी आपको बता दूंगा। व्हाट फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ एंड टेकिंग इट टू पॉजिटिव साइड, वी कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव इट। ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ठीक हो गया, प्रोटेक्ट रोज़मर्रा ठीक हो गया।
तो सबसे पहले इसके बारे में मैंने बात की, आप ये ना समझेगा कि मैं कहना मेरी वीडियोस बाकी सारी देख के तो इसमें मैं बात नहीं कर रहा। अगर आपको अपनी जो है मेंटल हेल्थ पे काम करना है तो आपको सबसे पहले एक ऐसी लाइफ जीनी है कि जो आपको जो है पॉजिटिव लाइफ जीनी है, जिसमें आपको कोई रिग्रेट ना हो, कोई आपको कोई इशू ना हो, कोई आपको मतलब कि आई नो डिफ़िकल्ट होता है, आपको होते हैं मसले, पर अगर आपने मेंटल हेल्थ से बचना है तो सबसे पहले आपने अपने आप को टाइम देना है और आपने ऐसी चीज़ों से बचना है कि जो आपको मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही है, जिसको हम ट्रिगर्स भी कहते हैं। हम ऐसी चीज़ें रिकग्नाइज़ करें कि जो हमारी हिंडर कर रही है। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आ जाता है कि आपको मेंटल हेल्थ इशू है या थोड़ा बहुत हो रहा है या आप उस तरफ जा रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आप सबसे पहले एक्सेप्ट करें। फिर आ जाता है कि ऐसी आप लाइफ जिएँ कि जिसमें आपको आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो और आप जैसे आप हम कहते हैं डिप्रेशन में भी कि आप ऐसी पॉजिटिव लाइफ जिए, अपनी पॉजिटिव चीज़ें देखें, अपने आप को इम्प्रूव करें। अगर आप में कोई खामी भी है तो ज़रूरी नहीं कि आप कंपैरिजन में लग जाएँ, आप समझें कि कुछ भी नहीं होना। आप अपने आप को इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट होती है। हम जब अपने आप को कंपैरिजन में लग जाते हैं और हम समझते हैं कि आगे कुछ भी कोई सोल्यूशन नहीं है और हम नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, तो उस तो वो भी हमारी सबसे ज़्यादा नेगेटिव एंड ओवर थिंकिंग लीड करती है हमारी सारी प्रॉब्लम्स को। फिर उसमें डिफरेंट आ जाता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें और अपने गोल्स रखें और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ भी करें। जब हमारी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ नहीं होती और हमें समझ नहीं आता था बहुत ज़्यादा हमारे पास काम है, हमें समझ नहीं आ रहा होता, हम टेंशन में, स्ट्रेस में, तो हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही होती है। आपको ये फैक्टर्स ज़रूर रिकग्नाइज़ करने हैं, ट्रिगर्स फैक्टर्स के जो आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, तो फिर आप उसके बारे में काम करें। फिर आज ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट टेक मेंटल हेल्थ टुवर्ड्स नेगेटिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ जाता है, मैं जो कहूँगा जो मेरे रिलेटेड है, आप हो सकता है उसे एग्री करें ना करें। नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। जो ओवर थिंकिंग मैंने देखा, क्लाइंट में भी देखा है, इर्द गिर्द भी देखा है, हम भी ये करते हैं। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ये चीज़ें लीड करती है हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है। और भी इश्यूज होते हैं पर सबसे जो मुझे मेजर लगता है ओवर थिंकिंग, कि आप जब ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो तो आप जो होते हो ओवर थिंकिंग की वजह से आप एक ही बात को, अगर छोटी सी भी होगी, उसको आप बहुत बड़ा बना लोगे, आप बार बार सोचोगे, चाहे पास्ट के चाहे फ्यूचर के बारे में, तो आप उसके बाद आपको कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल कोई आपको अफेक्ट पड़ेगा ही, नेगेटिव अफेक्ट। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव सोचो, एक चीज़ को बार बार सोच रहे हो, तो आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। फिर आ जाता है हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है जो हमें लेके जाता है कि हम, जैसे मैंने बताया, हम बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं, हम अपने आप को कंपैरिजन में ले जाते हैं, हम अपना फिज़िकल हेल्थ का भी नहीं ख्याल रख रहे होते। अगर हम फिज़िकल हेल्थ का नहीं ख्याल रख रहे, अच्छा खाना नहीं ले रहे, ब्रेक नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर चीज़ें सवार कर रहे हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ को नेगेटिव तरफ लेके जाएगा। तो अपनी आपने फिज़िकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, योगा करें, मेडिटेट करें, एक्सेट्रा, अपने आप को भी ख्याल करें। अगर ये चीज़ आप नहीं भी कर सकते तो ब्रेक आप लाजमी लें, क्योंकि हम जितना ओवरबर्डन अपने आप को करते हैं तो हम अपनी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब करते हैं, उससे हमारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है, क्योंकि दोनों आपको मैंने बताया रिलेटेड है। फिर आगे एंग्जाइटी, व्हाट इज़ एंग्जाइटी ट्रीटमेंट। ठीक हो गया। एंग्जाइटी एक ऐसी कैफियत होती है कि जिसमें आपको घबराहट होगी, कपकपाहट होगी, आपको बेचैनी होगी। ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, डिसऑर्डर में भी तब्दील हो जाती है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है कि एंग्जाइटी होना कुछ नॉर्मल भी होता है, कि थोड़ी बहुत आपको हो जाए तो इट्स गुड फॉर योर सर्वाइवल, पर अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये हो आपके लिए गलत हो जाए। जैसे ये बेचैनी की कैफियत या आपकी कपकपाहट, आपको घबराहट होना, बेचैनी होना, तो ये इसको हम एंग्जाइटी कहेंगे। फिर इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट आ जाती है कि आप एक्सपोजर थेरेपी भी ले सकते हो, कि जो आपका फियर, आप ग्रेजुअली एक्सपोजर लो, आप सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन लो, आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेके उसको फियर को ओवरकम करो। फिर उसमें आ जाता है, तो इसमें नेगेटिव थॉट्स भी, एंग्जाइटी में भी हमारी नेगेटिव थॉट्स आ जाती है। जैसे कि किसी को सोशल एंग्जाइटी है तो सोशल इवेंट्स के बारे में, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में नेगेटिव होगा, सोचेगा। तो हमने अपनी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को भी ओवरकम करना है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करके और प्रोफेशनल की हेल्प लेके।
फिर हमें अगर दूसरी अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, उसके साथ एंग्जाइटी भी हमें हो सकती है, या हमारी पेरेंटिंग ऐसी हो, अगर हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही है, हमारी लाइफ चैलेंजेस भी हों, तो उस वजह से भी हमें एंग्जाइटी हो जाती है। और इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं। मैं साइकोलॉजिकल बात करूँ तो काउंसलिंग भी हेल्प करती है, साइकोथेरेपी भी हेल्प करती है, सीबीटी की जैसे मैंने बात की, एक्सपोजर थेरेपी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये हो गया। तो एंग्जाइटी को सबसे बेहतर सबसे मतलब जो आप कर सकते हैं कि ईज़ी स्टेप्स लें और आप उस चीज़ को ओवरकम करें। जैसे अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, स्पेशली सोशल इवेंट्स की या प्रेजेंटेशन देते हुए हो रही है, तो आप उसकी पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। मिरर के सामने कर लें, किसी के सामने आप कंफर्टेबल हैं, प्रैक्टिस कर लें, और ये हो गया। क्योंकि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे फिर आप जाएँ भी, क्योंकि जितना हम अपने आप को होता है कि अगर हमें एंग्जाइटी हो रही है तो हम उस चीज़ से अपने आप को दूर कर लेते हैं, वो हम काम नहीं करते। तो हमने उस अपने आप को चैलेंज भी करना है। पर उसमें नेगेटिव थॉट्स की जैसे मैंने बात की, वो भी हमने ओवरकम करना है। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स वी कैन यूज़। फिर आगे चाइल्डहुड ट्रॉमा, व्हाट इट्स फिक्सेशन, हाउ इट डैमेज पर्सनैलिटी, ठीक हो गया। इसमें बात करें चाइल्डहुड ट्रॉमा कैसे हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा के आपके बचपन में आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, ऐसा मतलब कोई बुरा इवेंट हुआ हो या शॉकिंग इवेंट हुआ हो जिस वजह से आपकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट आ गया, या आपका वो आप आगे आपको नुकसानदेह हो रहा है आपके फ्यूचर में भी, बड़े होने तक भी। इसमें डिफरेंट आया था कि आपके लव वन की डेथ हो जाए, वो भी आपको जो है अफेक्ट कर सकता है। फिर आपका कोई ऐसी अगर पेरेंटिंग भी ऐसी हो कि बहुत ज़्यादा आपको डांट पड़ रही हो, अथॉरिटेटिव डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। पेरेंटिंग आपकी ऐसी है या निगलेक्ट आपको फेस हुआ है, या आपकी सिबलिंग लाइब्रेरी, या आपको कोई भी ऐसा हुआ कि ऐसा कोई चैलेंजिंग इवेंट आपने बचपन में देखा है, तो या आपका कोई एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व थे, तो कोई भी ऐसा ट्रॉमा आपके साथ हुआ हो, तो वो आपके फिक्सेशन में भी बदल जाता है कि आप किसी चीज़ से बहुत खौफज़दा होने लग जाते हो, या पे एक जगह पे आपकी डेवलपमेंट रुक जाती है, या आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं, और आपकी लेटर लाइफ में भी अफेक्ट कर सकता है, या आपके रिलेशनशिप बनाने में आपको इम्पैक्ट कर सकता है, आपके लोगों से बात करने के रवैये में, आपके काम करने के रवैये में, आपके बोलने में, कम्युनिकेशन में, सोशलाइजेशन में, डिफरेंट चीज़ों में अफेक्ट कर सकता है। आपको सोशली भी अफेक्ट कर सकता है, और आपको इमोशनली भी कर सकता है, साइकोलॉजिकली भी कर सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो जाए, और सोशली आप मतलब कि उतने सोशल ना रहो, या आपको सोशल इवेंट्स में या सोशलाइजेशन करते हुए इशू हो रहा हो एक्सेट्रा, तो आपको बहुत आपको अफेक्ट कर सकता है, आपकी पर्सनैलिटी को भी डैमेज कर सकता है, और आपके डिसऑर्डर्स में भी बदल सकता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में भी आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में भी ये तब्दील हो सकता है। फिर आगे व्हाट इज़ एडिक्शन, किसी ने पूछा हुआ है, एंड हाउ टू ओवरकम इट, ह्यूमन एडिक्शन, ठीक हो गया। एडिक्शन होती है कि किसी भी एक चीज़ की आपको, इसको हम उर्दू में कहते हैं, लत लग जाती है, आपको बहुत उसकी आदत हो जाती है। हाल ही में ड्रग एडिक्शन की बात करूँ, किसी ने ड्रग एडिक्शन का, तो किसी भी चीज़ की, जैसे आजकल लोगों को मोबाइल की एडिक्शन हो जाती है, आजकल लोगों को डिफरेंट हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है, ड्रग्स की भी हो जाती है, कहीं को टीवी देखने की, कंप्यूटर गेम्स खेलने की एक्सेट्रा, मोबाइल गेम्स खेलने की, या और भी किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो जाए, जंक फूड खाने की, तो ये आपको अफेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एडिक्शन हो, कोई अच्छी चीज़ भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें, जैसे सपोज़ गेम्स खेलना अच्छा होता है, आप बहुत खेल रहे हो, तो आपकी आई साइड इफेक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा प्ले स्टेशन खेल रहे हो, कंप्यूटर खेल रहे हो एक्सेट्रा, फिर उससे आपकी सोशलाइजेशन इफेक्ट हो रही है, आप बाहर नहीं जा रहे एक्सेट्रा, या मोबाइल बहुत यूज़ कर, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, या आप वैसे ड्रग्स ले रहे हो, उसका आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले आपको वही मैं बात कहूँ, एक्सेप्ट करना है कि इफ़ यू आर विलिंग टू इम्प्रूव, तो अपने आप को ठीक करना चाह रहे हो, तो फिर ही आप ठीक होगे, ऐसे नहीं आप ठीक होगे। कभी कभी होता है कि आपको घर वाले, इसमें अगर ड्रग एडिक्शन में हो तो फिर आपको घर वालों को भी थोड़ा सा चार्ज लेना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, पर जब तक क्लाइंट नहीं इन्वॉल्व तो वो उतना बेहतर नहीं होगा। फिर इसको ओवरकम करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर आप ड्रग एडिक्शन में हो तो आपको क्या नाम है, उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन भी करनी पड़ती है, फिर आपको रिहैब में अगर रखना पड़े, फिर आपकी साइकोथेरेपी चलती है एक्सेट्रा, डिफरेंट होता है। अगर जैसे मोबाइल एडिक्शन दूसरी एडिक्शन है, उसके लिए भी आपको
काउंसलिंग भी दी जा सकती है आपको, सारा उसके बारे में साइको एजुकेट भी किया जा सकता है। उसके आगे आपको फिर टाइम बाउंड भी बताया जा सकता है कि इस टाइम में आपने यूज़ करना है। फिर आपके पेरेंट्स को भी गाइड किया जा सकता है, फैमिली मेम्बर्स को, तो डिफरेंट इट मिल के सारा काम होता है। फिर किसी ने पूछा हुआ काउंसलिंग स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब कि कैसे करना होता है, ये इफेक्टिव है कि नहीं। तो मैंने जितना काम किया है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ, तो मैंने जितना देखा हुआ सीनियर से भी सुना हुआ है, साइकोथेरेपी मतलब काउंसलिंग का पूछा हुआ, तो काउंसलिंग इज़ नॉट दैट इफेक्टिव फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया जो होते हैं उनका रियलिटी से टच नहीं होता। तो काउंसलिंग उसके लिए इफेक्टिव होती है कि जिनका रियलिटी से टच होता है। साइकोथेरेपी डीप डिसऑर्डर या प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होती है, और जो काउंसलिंग होती है डे टू डे इशूज़ के लिए यूज़ होती है। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं होता डिसऑर्डर और डे टू डे, और आपके रियलिटी में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 फेजेज़ होती हैं, क्या नाम है, स्किज़ोफ्रेनिया की भी। तो जब आप रेसिडुअल फेज़ में होते हो तब आप यूज़ कर सकते हो, कि जब आपके सिम्टम्स ख़त्म हो रहे हैं। एक्टिव फेज़ में तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो अगर एक्टिव फेज़ में है जिसमें सारे आपके सिम्टम्स पॉजिटिव स्पेशली आ रहे हैं, हेलुसिनेशंस वगैरह, डिल्यूजन्स, तो उसके लिए इफेक्टिव इतनी नहीं होती काउंसलिंग। फिर किसी ने पूछा है एसएसआरआई मेडिसिन जल्दी काम क्यों नहीं करती। तो एसएसआरआई जो होती हैं वो सेरोटोनिन जो आपका होता है रीअपटेक होती हैं, वो आपके सेरोटोनिन के जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन में, हमारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, वो होते हैं जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस को काम करने में या हमारे मूड को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। तो जो एसएसआरआई होती है वो आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती हैं। अगर उसमें कमी हो गई है, आपको उस वजह से इमोशंस में इशू आ रहा है या आपके मूड अफेक्ट हो रहा है, तो उसलिए आपको दी जाती हैं। तो काम में क्यों करती हैं, क्योंकि मैं तो आई एम फ्रॉम क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी के मैं बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे मेडिसिन का उतना नहीं पता, हालांकि हमने पढ़ा हुआ है। उसके बारे में फिर रिसर्च की थी जब ये क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले है कि ये आपका जो होता है, क्योंकि आप बाहर से दे रहे हो, तो आपको उसको थोड़ा सा टाइम लगता है आपके ब्रेन को। सबसे पहले आप कोई नई चीज़ दोगे आर्टिफिशियली, तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा आपके ब्रेन को। फिर हो जाता है कि अगर आप टाइम लेगा बिल्डअप होने में, और आपकी बॉडी में अगर वो चली भी गई है, तो आपकी बॉडी में पूरा एक्यूमुलेट और एडजस्ट होने में वो टाइम लगेगा, अडेप्ट होने में, क्योंकि आपने बाहर से चीज़ दी हुई है, तो वो आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये टाइम लेती है, पर एक परसेंट टू परसेंट करता है, उसकी क्वांटिटी भी करता है कि हम थोड़ा थोड़ा करके दें, ज़्यादा इफेक्टिव होता है वरना ये थोड़ा सा स्लो काम करती हैं, तो इसको हम स्लो स्लो करके ही देते हैं। तो कोई भी आप बाहर से, हम कोई मेडिसिन भी लेंगे साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन, तो वो थोड़ा सा काम करने में टाइम लेती है, स्पेशली कोई न्यूरोट्रांसमीटर जो एसएसआरआई टाइप हो, तो वो टाइम लेती हैं बॉडी में एडजस्ट होने के लिए। तो किसी ने पेरेंटिंग के बारे में पूछा है, तो पेरेंटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जिससे हम बच्चे को पेरेंटिंग करोगे वो उसी तरह ही उसकी पर्सनालिटी शेप अप होगी, और उसी तरह ही वो चीज़ों को आगे लेके चलेगा, और उसी तरह ही वो बड़ा होगा, उसकी शेप अप पर्सनालिटी होगी। तो पेरेंटिंग एंड अपब्रिंगिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी पर्सनालिटी भी शेप अप करती है। इसमें सबसे पहले आ जाता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग आ जाता है, और ये इरिटेटिव पेरेंटिंग होती है कि आप जो होते हो पेरेंट्स, वो अपने जो है रूल्स भी रखते हैं, क्लियर बाउंड्रीज़ क्या है, और वो सपोर्टिव भी होते हैं, कि अगर मतलब कि वो रूल अपने सेट कर लेते हैं कि ये रूल्स एंड बाउंड्रीज है जो बच्चों के लिए अच्छी भी है, उनको फॉलो भी करनी है, और वो सपोर्टिव भी होते हैं। अगर बच्चे से कोई मिस्टेक हो जाए या उसको हेल्प चाहिए, तो दे आर सपोर्टिव। फिर आ जाता है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, वो उसके ऑपोजिट होते हैं, वो रूल्स रखते हैं पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते। बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई रूल्स यूज़ करते हैं। फिर आता है परमिसिव पेरेंटिंग, के बहुत ज़्यादा जो होते हैं परमिसिव होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो लीनियंट होते हैं, बच्चों पे इतने कोई रूल्स ख़ास नहीं रखते, और लीनियंट होते हैं, जिस वजह से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी उतना शेप अप नहीं होती है, वो पेरेंट्स को भी उतना वैल्यू नहीं करते। फिर अनइन्वॉल्व पेरेंट भी आ जाते हैं। अनइन्वॉल्व पेरेंट जैसे निगलेक्टफुल पेरेंटिंग हो गई, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा वो मतलब उतना क्या नाम है अनइन्वॉल्व होते हैं, या वो बिज़ी होते हैं, जिस वजह से बच्चों को निगलेक्ट फेस होता है, तो उस वजह से भी उन्हें मेंटल
हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या वो बच्चों के लिए टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होते, जिससे उनको डिफरेंट टाइप के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या वो पेरेंट्स से दूर भी हो सकते हैं, या उनको वो सपोर्ट नहीं मिला तो आगे जाके उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिवली शेप अप हो सकती है। तो डिफरेंट होता है, इसमें ओवर प्रोटेक्टिव भी आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा बच्चों को पैम्पर कर रहे हो, जिस वजह से उनकी जो होती है, क्या नाम है, उनकी डेवलपमेंट और उनकी हिंडर हो जाती है कि वो अपनी चीज़ों को खुद से हैंडल नहीं कर पाएंगे, या वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये पेरेंटिंग है, इसका आपको मैंने बताया कि पेरेंट्स जो होते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जब पैदा होंगे तो सबसे पहला उसका फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और पेरेंट्स स्पेशली मदर इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उनके साथ ही वो रहता है। तो जिस तरह वो उसको शेप अप करेंगे, उसी तरह वो आगे जाके बढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी लेके चलेंगे और चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो हमें पेरेंटिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। मैं पेरेंटिंग पे भी वीडियो बनाऊँगा, पर आप लोग ये ना कहेंगे कि आप पेरेंट्स नहीं हो तो आपको क्या पता। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर हम इतना पढ़ते हैं, काम करते हैं क्लाइंट्स के साथ, तो हमें पता होता है। तो पेरेंटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं भी साथ साथ लर्न कर रहा हूँ, तो मैंने आपको ब्रीफली सारा कुछ एक्सप्लेन किया। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। तो टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।